दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसी दिन उसी सपड़ी के नीचे लिख देते हैं ना कि मैं तारीख का ऐलान करता। कितने अरसे से कह रहे हैं लेफ्ट एंड बैट्समैन खिलाएं, चीफ सिलेक्टर साहब को 20 लाख रुपए में बहाना लाएंगे, वो अपनी टीम लेके आएंगे। पाकिस्तान में वॉलीबॉल को बहुत अनपॉपुलर गेम समझा जाता है। लोग समझते हैं विटामिन पीने से, विटामिन के सप्लीमेंट पीने से या टैबलेट खाने से आप मोटे होते नहीं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और एक नया दिन, नई शुरुआत। कल सारिश हमारे साथ नहीं थी और आज इन्होंने एक बुरी खबर भी जो है वो सुना दी है कि आंखें जो हैं वो बड़ा मसला बन चुकी हैं। अल्लाह खैर करे, दुआ करेंगे हम सारिश आपके लिए और कौम से भी गुजारिश करेंगे कि दुआ में जो है वो नाज़रीन को मेरी आंखें देख के अंदाजा भी हो रहा होगा कि आजकल जरा कराची में जरा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैला हुआ है आंखों का, और बार बार आंखों को धोना, हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वही हाथ जो जगह जगह लगाते हैं वो अपनी आंखों पे जब लग जाते हैं तो फिर आप भी आशूब चिश्म का शिकार हो बिल्कुल जी। बड़ी ही गहरी उर्दू के साथ लेकिन आसान अल्फाज में आंखें आ गई हैं। खैर अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं जी, ये तो हो गई हैं अभी बीमारी की बातें। कोर्ट ऑफ द डे की जानिब बढ़ते हैं। आज की अच्छी बात में शामिल करते हैं जी अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। और बहुत ही मतलब आज की अगर हकीकत देखें सारिश, तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दौलत, शोहरत या इज्जत या मर्तबा कोई मिलता है तो वो। अच्छा, आपको पता है फ़हीम, ये तो खैर वाकई जो कॉल है ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है। इल्म का दरवाज़ा मौला कायनात, और वो कोई बात कहेंगे तो जाहिर है वो बड़ी डेप्थ वाली बात होगी। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो हमने पहचान लिया कि अपना कौन है, पराया कौन है, तो बड़ी चीजें वाज़ेह हो जाती है। जो इंसान का ज़र्फ है ना, ये जाहिर है वो तो इनबिल्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जी, जो कि पता चल जाता है। और अब ये चीजें जाहिर हो रही हैं। बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, और बड़ी खबर जनाब, जो फ़हीम आज की बड़ी खबर है वो है कि मियाँ साहब की वापसी की तारीख अब जो है वो तय हो गई है। अब उम्मीद है कि तारीख में फिर से तब्दीली नहीं होगी, लेकिन इतनी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इतनी इस पर तबसरे हो रहे हैं कि भाई मियाँ साहब जब वापस आएंगे फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल तो होगा ही, लेकिन क्या वो आते ही पहले जेल जाएंगे या फिर घर जाएंगे, क्योंकि कन्विक्टेड से वो, और उनको मोहलत मिली थी इलाज के लिए, तो वो जनाब वो स्टैम्प पेपर पे गए थे और उसके बाद उनकी वापसी अब कहाँ होगी, कैसे होगी, इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनकी लीगल टीम यकीनी तौर पर इस पर सोच रही है। मेरे ख्याल में वो तैयारी होंगे। बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं और फिर आगे जो है वो प्रोग्राम में इस पर शामिल करते हैं डिटेल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी बर वक्त इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना रहे हैं। सदर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने पर तुले नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में सियासी खेल दिलचस्प होने जा रहा है। सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ने जासूस बना दिया। एमडीकैट इम्तिहानात के दौरान तलबा से जासूसी आलात बरामद होने का इंकशाफ। नकल के लिए खूब अकल लड़ाई, फिर भी कामयाबी ना मिल पाई। दर्जनों तलबा पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा चेकिंग स्कैंडल का मामला भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम मुश्किलात से दो चार। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरीज का शिकार। फैंस की जानिब से एहसानुल्लाह और हसनैन को याद किया जा रहा है, लेकिन पीसीबी धानी और जमान खान को आजमाने जा रहा है। और पाक सरजमीन टैलेंट से माला माल। मास रेसलर्स जैन उमर और इमरान अफजाल की कामयाबी बेमिसाल। उज्बेकिस्तान में होने वाली मास रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने वाले एथलीट्स आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। बिल्कुल जनाब, ये वो तमाम खबरें जिन पर डिटेल में आज हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरा हम देख रहे हैं ट्रेंड्स
जिसमें हैशटैग इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया बमुकाबला श्रीलंका, इस पर तकरीबन 1,22,000 लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। एशिया कप सुपर 4 के मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका की टीम 214 रन के ताकुब में 172 रन पर ढेर हो गई और दुआएं यही थी कि इंडिया जीत जाए ताकि पाकिस्तान का आगे मौका बने, लेकिन मुझे लगता है वही रिस्क कभी भी है, रिस्क बिल्कुल बाकी है और 100% बाकी है, क्योंकि अगरचे कल होने वाले मैच के अंदर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान का पत्ता कट जाएगा और अगर पाकिस्तान को फाइनल खेलना है तो जीतना पड़ेगा। लेकिन कल के मैच में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि 10 की 10 विकेट जो है ओडीआई में पहली मर्तबा स्पिनर्स ने ली है। स्पिनर जो है वो इतनी विकेट्स नहीं लेते, पेसर की होती हैं ज्यादा विकेट्स, या 2-3 ब्रेक थ्रू दे देते हैं पेसर, उसके बाद स्पिनर्स का काम आता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि श्रीलंका की जानिब से 10 विकेट जो ली गई है इंडिया की वो स्पिनर ने ली है, ये भी बड़ी चीज है। मुझे बस वो एक जुमला मैं कहूंगी, पंजाबी में कहते हैं ना, मैंने समझ नहीं आई कि होया की है ये पाकिस्तानी टीम के साथ, होया की है ये मुझे समझ नहीं आई। है समझ नहीं आया, मैं तो कह रही सी ए हॉक ही रहा है जी। चलते जी अगले हैशटैग की जानिब। अगला हैशटैग है जी शेर आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त आपने सुना, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हो चुका है और पंजाब की सियासत में इस वापसी के ऐलान ने जान डाल दी है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मियां साहब को 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान भी कर दिया है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को लाहौर में इस्तकबालिया दिया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनके लिए रैलियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। ट्रेंड में सार्फिन अपने कायद से मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक 41,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। और सहरिश ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप मुल्क में रह करके सियासत को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये बड़ा ही एक अहम इकदाम होता है। ट्रीटमेंट के लिए जाना था और जाहिर है जब डॉक्टर्स आपके बाहर मौजूद हैं और पहले से हैं तो आपको उनके पास ही जाना था जो आपको बेहतर। देखिए हम तो डॉक्टर फिर तलाश करते हैं ना जो हमें बेहतर समझता है, वो कहीं भी हम कोशिश करते हैं कि उसके पास पहुंचे। तो एनी हाउ अब वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है ठीक होंगे तभी वापस आ रहे हैं। दूसरा जनाब हम अगले अपने ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे तो वो है आईफोन 15 जो कि लोग गुर्दा बेचकर भी खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। 13 पे भी बेचा था, 15 पे भी बेचना पड़ेगा। जनाब ये आईफोन का जो नया आ रहा है फोन एप्पल का, उसमें आईफोन 15 की लॉन्चिंग होने वाली है। ये सीरीज आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स पर मुश्तमिल है। तो नए मॉडल फोन्स में खास बात नई चार्जिंग पोर्ट का इजाफा है। इसकी लॉन्चिंग हो गई है तो गुर्दा आप कब बेच रहे हैं बता दें। इसकी लॉन्चिंग हो गई है। अच्छा मजे की बात यह है कि जब आप इसका कमर्शियल देखेंगे ना आपको पता चलेगा ये टाइटेनियम की बॉडी से बना हुआ है। अच्छा, टाइटेनियम की बॉडी जिससे बनते हैं सारे फीचर चेक कर लिए जी जी, इससे बनता है जी स्पेस क्राफ्ट। मतलब अगर आपने स्पेस में जाना है ना तो जिस रॉकेट में बैठ के आप जाते हैं वो बनता है इससे। अच्छा, और उसी मेटल से जो है वो हथौड़े के साइज का तो नहीं, मतलब हथौड़े की तरह वजनी तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत ही लाइट होता है ना। अच्छा, जब तो बता रहे हैं आपको टाइटेनियम की बॉडी से, उससे मेटल से बना हुआ है। इसकी बॉडी जो है वो इससे आयरन स्टील या और कोई मेटल नहीं है और टाइटेनियम सबसे लाइट वेट होता है क्योंकि उसे खला में जाना होता है, इस वजह से वो लाइटेस्ट मेटल तस्वीर किया जाता है। अब हम आगे आने वाले दिनों में खबरें पढ़ेंगे किसी ने अपना बच्चा बेच दिया आईफोन खरीदने के लिए, किसी ने गुर्दा बेच दिया आईफोन खरीदने के लिए। पता नहीं क्या स्टेटस सिंबल बन गया कि आपके पास आईफोन होगा दैट मींस कि आपके पास 4 पैसे। बिल्कुल स्टेटस सिंबल है और जिनके पास आईफोन होता है, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, यूजुअली उनके पास जेब नहीं होती, आईफोन उनके हाथ में ही रहता है। मोस्टली आप नोटिस कीजिएगा, मोस्टली वो रहता ही हाथ में क्योंकि दिखाना होता है कि मेरे पास आईफोन है। इतना महंगा फोन लिया है भाई, कैसे नहीं दिखाएंगे। कराची में तो खैर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप लुट सकते हैं अगर आईफोन ज्यादा दिखाएंगे तो उसको बेहतर है कि सीट के नीचे। लेकिन निगरान वजीर दाखिला ने आपको बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि आप बनियान की जेब में उसको रखें। बनियान उन्होंने नहीं कहा लेकिन कहा अंदर कहीं रखें, तो इससे ज्यादा अंदर और क्या हो सकता है। चले जी आगे बढ़ते हैं। फहीम अब ये अंदर की जेब क्या पता कोई बुनियान पे भी लगवा ले, क्या बनियान ही मुनासिब रहेगा मेरे ख्याल में। अब आगे बढ़ जाते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से जनाब मुतवक्की इंतखाबी तारीख के ऐलान पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। PDM के रहनुमा मौलाना फजल रहमान ने भी वाज़ेह कर दिया कि सदर आइन के तहत इसके मजाज नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो यह आइन के खिलाफ होगा। फिर मियाँ साहब की वापसी की खबर तो हम आपको दे ही रहे हैं। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमें निगरान वज़ीर क़ानून है कमर दिलशाद साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब मुझे ये बता दीजिए कि सदर साहब जो कि इस वक्त कमांडर इन चीफ हैं, एक वाहिद कहा जा रहा है कि आईनी ओहदा है सदर साहब का या फिर सेनेट का इस वक्त जो मौजूद है, कहा जा रहा है तारीख दे सकते हैं वो, तो ये क्यों ये तजाद है? कोई कह रहा नहीं दे सकते, कोई कह रहा दे सकते हैं, आपकी राय इस पर क्या है? देखा जी आइन जो होता है एक रास्ता दिखाता है। अब आप ये देखें कि सदर मुमलिकत बड़ी एहतराम की शख्सियत हैं,
लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात है 5 साल जो होते हैं आईनी तौर पर, जो उनको इलेक्ट प्रेसिडेंट किया गया था आईनी तौर पर, वो 5 साल पूरे कर चुके। आपकी आवाज हालात ऐसे पैदा हो गए कि इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं था। जब इलेक्ट्रल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त आइन के आर्टिकल जो है 44 में लिखा हुआ है कि जब तक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तो वो अपना कारोबार जो मुमलकत के मुस्तदर रहेंगे, लेकिन वो एक स्टॉप गेप अरेंजमेंट है। स्टॉप गेप अरेंजमेंट इसलिए कि जब तक नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं आ जाता उस वक्त तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, वो अलामती प्रेसिडेंट हैं, फेडरेशन के अलामती प्रेसिडेंट। अच्छा कोर्ट साहब, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। आपने आइन के आर्टिकल 44 का हवाला दिया है, कहा यह जा रहा है कि वो 45B का जो है वो इनेकाद कर सकते हैं आर्टिकल, जरा उसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या है आइन का आर्टिकल 45B, जिसके हवाले से जो है सदर साहब तारीख दे सकते हैं। देखा जी, आइन के आर्टिकल 48 को 5 को आवाम की नजरों में पहले तो पोशीदा था, अब आपकी वजह से, मीडिया की वजह से, खास तौर बोल की वजह से आर्टिकल 48(5) बड़ा उजागर हो गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब कौमी असम्बली को तो तहलील की जाएगी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली के लिए 90 डेज के अंदर इंतखाबात करवाने की तारीख देने के कानूनी तौर पर मजाज हैं कौमी असम्बली के। अब ये सूरत हाल ये पैदा हो गई। देखिए कमर साहब, आपने अभी बात की कि भाई अलामती सदर हैं और जाहिर अभी अबूरी सेटअप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो आबिद जुबैरी साहब हैं, मैंने उनको सुना है जो कि बाकायदा ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और दूसरा सदर साहब से वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो तारीख का ऐलान करें। सदर साहब ये कह रहे हैं कि जी ये जो आर्टिकल 48(5) है इसके तहत मैं ऐलान कर सकता हूँ, और जो भी कोई एक्ट इलेक्शन का मौजूद है वो एक ऑर्डिनरी एक्ट है, लिहाजा मेरे पास ये इख्तियार है। और उन्होंने निगरान वज़ीर कानून को बुलाया भी मुशावरत के लिए, जो अहमद इरफान असलम साहब हैं। तो आखिर ये भाम क्यों है? और जब सुप्रीम कोर्ट का सदर ये कह रहा है कि भाई आप मुतालबा कर रहे हैं तारीख दें, दैट मीन्स के वो भी आइन को समझते हैं, बेहतर समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। तो फिर ये क्यों इस पर इतनी बहस हो रही है और इस पर ये मुतनाज़े बनाया जा रहा है इस इशू को? देखिए जी, ठीक है, आबिद जुबैरी साहब मुल्क के मुमताज कानूनदान हैं, उनकी अपनी राय है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो हम सदर ममलकत की खिदमत में अर्ज करें, हम उनको बड़ा एहतराम करते हैं इस लिहाज से कि हम ये नहीं कहते आप इख्तियारात का इस्तेमाल करने का जो बात फरमा रहे हैं सदर ममलकत साहब, जब उन्होंने 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए, उसके नीचे लिख देते कि मैं आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 के तहत डेट मुकर्रर करता हूँ, तो उसी दिन उसी समरी के नीचे लिख देते हैं ना कि मैं तारीख का ऐलान करता हूँ। अब उसके 15 दिन के बाद कहना कि जी मैंने आर्टिकल 48(5) का इस्तेमाल करना है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो कौमी असम्बली तहलील की वो आइन के आर्टिकल 58 सब सेक्शन 1 के तहत की है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि सदर मुमलकत तारीख देने के मजाज है, तो उसके नीचे लिख देते कि जनाब मैं आर्टिकल 48। अच्छा सर, इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी यही मुतालबा आ रहा है सामने, वो भी अब सदर साहब की इस बात को सपोर्ट करेंगे कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, डिले नहीं होने चाहिए। क्या वजह है कि इलेक्शन डिले करने के ऊपर जो है वो इतना जोर दिया जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात के रास्ते में जो रुकावट है वो आइन का आर्टिकल 51 है। आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जब आप मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दें तो लास्ट जो मर्दमशुमारी का नतीजा है उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी की जाएगी। तो जरा गुजारिश ये है तमाम आइनी कानूनी माहिरीन से कि वो भी आइन का आर्टिकल 51 के तहत इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवा रहा है, और उसके आगे आइन का आर्टिकल 224 करता है कि 90 दिन में इंतखाबात कर, इंतखाबात अब तो शुरू हो चुका है कि हल्का बंदियां भी करवा रहे हैं, इंतखाबी फरिश्ते भी नजरसानी की जा रही, तो वो तो बाकायदा आइन के तहत तो इलेक्शन की तरफ हम रवा दवा हैं। इसमें आइन की कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा हो रही और ना ही कोई खिलाफवर्जी हो रही है, ये सिर्फ तरीकेकार ये है। देखिए कमर साहब, बात वही आ जाती है कि आइन को भी शायद उन्होंने मोम की गुड़िया की नाक बनाया हुआ है, जब दिल चाहता है सिचुएशन के मुताबिक उसको मोड़ दिया जाता है। पीछे जब ये सारी सूरत हाल थी केपी और पंजाब में भी तो इलेक्शन होना चाहिए था ना, जो नहीं हुआ मुकर्ररा मुद्दत में। अभी जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर अगर सदर ये ऐलान कर देते हैं कि जनाब इस तारीख को इलेक्शन हो, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? फिर क्या अदालतों में जाएगा मामला?
ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। आप सही फरमा रही हैं, इस पर कोई प्रोग्राम करे 1 to 1 लहदा करके, इसका टाइम 2-4 मिनट में नहीं होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को मद्देनजर रखे, चीफ जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदियाल ने जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन की नजर से दरख्वास्त में बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 254 को कहा है कि इसको इलेक्शन के मामले में इस्तेमाल न किया जाए। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सदर ममलकत को चाहिए कि जब आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि जनाब आप मर्दमशुमारी के बाद आप हल्का बंदियां करवाएं, तो अब इलेक्शन कमीशन दोराहे पे खड़ा हो गया। एक तरफ हल्का बंदियां भी करवा रहा है, इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी भी कर रहा है हल्का बंदियों के बाद, इसके साथ साथ आप आइन का आर्टिकल 224 भी चलिए कमर साहब, अब मामला जो मेरी वैसे तो नाकिस राय है, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे वकीला भी पेशावर में एहतजाजन तहरीक का आगाज भी कर रहे हैं, फिर उनका मुतालबा भी ये नजर आ रहा है कि जी सदर साहब ऐलान करें, तो ये मामला आई थिंक सो अदालत में ही जाएगा कि जी क्लैरिफाई किया जाए कि सदर के पास इख्तियार है या नहीं है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें। देखिए अभी जो मईशत की सूरत हाल है, ठीक है हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इलेक्शंस का इनेकाद वक्त पर होना और जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तभी चीज़ें एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी और थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगी, और जो भी गवर्नमेंट होगी वो फिर जिम्मेदार होगी, उसको पता होगा कि आगे अगले 5 साल मुझे ही ख्याल रखना है, तो इसको सोचते हुए वो लोग चलेंगे। खैर देखते हैं क्या होता है। अगर 2/3 मेजोरिटी से जीतता है कोई शख्स या कोई पार्टी, तब जाकर के ये होगा। अगर मुकमुके की और यही गठजोड़ की सियासत रही और गवर्नमेंट बनी, तो मेरे ख्याल में फिर वही मामला होंगे जो भी हमने गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने देखे थे। खैर अब बात तो हो गई है मुल्क की, अब मुल्क से रिलेटेड जो मुल्क को प्यार करने वाले, चाहने वाले इस वक्त श्रीलंका में बैठे हुए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट मुसलसल मसाइल का शिकार हो रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एशिया कप मुश्किल तरीन होता जा रहा है। पहले इसके वेन्यू के मसाइल, फिर टीम मैनेजमेंट के मसाइल और तब्दीलियां, फिर बारिश और अब फिटनेस के मसाइल। लगता है कि पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती चली जा रही हैं। हारिस रऊफ ने पीर को मैच में शिरकत नहीं की थी, जबकि नसीम भी अपना आखिरी ओवर पूरा ना करा सके थे। पीसीबी के मुताबिक हारिस रऊफ की बैक साइड में पसलियों में जो है वो तकलीफ थी, और वसीम अकरम वकार यूनुस आए ग्राउंड में और उन्होंने बताया कि जी आप मजीद ओवर्स ना कराएं। 5 ओवर के बाद हारिस रऊफ को रोक दिया था। मैनू समझ नहीं आई कि होया कि सारे मुंडे ही बीमार हो गए। मैं तो आई थे दस रिया सी कि हॉ की रिया है जानने के लिए साजिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फहीम भाई, शहरीज आपको बहुत बहुत सलाम, और आपकी नई मैनेजमेंट और खास तौर पे समीर कुरैशी साहब को, खास तौर पे समीर चिश्ती साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसे लोग हैं और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इस नेटवर्क में आने के साथ और मजीद इजाफा होगा और पाकिस्तान। अच्छा साजिद साहब, ये मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी, आखिर सारे लड़के एक साथ कैसे बीमार हो गए? किसी की पसलियों में दर्द, किसी के कंधे में दर्द, किसी के घुटने में दर्द। मतलब ये वो टीम थी जिसके बारे में हम ये कह रहे थे भारत डर गया, हमारा बॉलिंग अटैक कितना कमाल है कि परखच्चे उड़ जाएंगे। ये क्या हुआ है, कुछ समझ आया? परखच्चे उड़ गए बॉलर्स के। देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप यकीनी तौर पर, हम शहरी, आप और फहीम कितने अरसे से कह रहे थे टीम गेम है, मेरिट पे गेम है, नफसियाती तौर पर आप कहीं भी किसी भी शो में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने पे नाकाम रहे। टॉस विन द मैच, कितने अरसे से फहीम मैं शहरी यहाँ कह जा रहे थे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस आप जीत गए, टॉस जीत के भी आप नहीं सीखे। उसके बाद आपने टॉस जीत के जो फैसले किए हैं ना, ये बाबर की कप्तानी, बॉलिंग की खुल के सामने आना, फील्डिंग खराब, फिर बैटिंग खराब, फिर मैनेजमेंट के जो मौजूदा लैपटॉप कोच है वो टीम को छोड़ के चले गए इंग्लैंड। फहीम शहरीज में आप मेरे जो अपने जराए बता रहे हैं, वहां से बैठ के रोल का मशवरा, रोल फहीम भाई आप मुझे बताइए, रोल जो हैवी रोल का मशवरा किसने दिया था पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग में? मेरे ज़हन में की बात आती है कि जब ऐसी सूरत हाल हो, अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि मशवरा किसने दिया था, जब ऑन ग्राउंड आप इस तरह मुश्किलात का शिकार हो, तो क्या कोई बाहर बैठा बंदा मशवरा नहीं दे सकता? या फिर बस जो गए बस वो चले गए और उन्हीं के मशवरे, उन्हीं की प्लानिंग चलेगी? ये बाबर की कैप्टनसी पर बहुत बात हो रही है कि उसमें जान ही नजर नहीं आई।
कहीं भी जान नजर नहीं। बाबर की कप्तानी यकीनी तौर पर खुल के सामने आ गई। एक तो टीम सिलेक्शन सही नहीं थी कोई भी। आप मुझे बताइए आज जो मैच हुआ है, श्रीलंका ने दुनिया की बेहतरीन स्पिन खेलने वालों को आउट कर दिया। बेहतरीन जो 350 रन बनाए, पार देते रिकॉर्ड बनाए, उनके स्पिनर को आउट कर दिया। और हम एक स्पिनर शादाब से जा रहे हैं, नवाज को अपने खिला रहे हैं, फिर आप यकीनी तौर पर लाडले को खिलाए जा रहे हैं, आगा को, उसको आप एज ए ऑलराउंडर कहा गया आगा। आपने चचा इफ्तिखार से बॉलिंग करा दी थी। यहाँ कहने का मकसद ये है, बैकअप नहीं था। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया धानी के लिए, आप धानी को, अजमान को आपने भेज दिया। यकीनी तौर पर अब मुझे बताइए, वसीम को आप कैरी कर रहे हैं, पहले धानी खेलेगा, वसीम जूनियर खेलेगा, फिर आपकी टीम में सिलेक्शन जो है 10 मैचों में नवाज, आप ये देखें फकर की कारकर्दगी क्या है, मुझे बताइए 10 मैच में आपकी कारकर्दगी वो लिखा गया है, खेलेगा कहीं भी, मुझे बताइए। फिर टीम में साजिद भाई, एक तो आप जो बता रहे हैं ना कि कप्तानी के हिसाब से जो ऑर्डर है, उसी के ऊपर जो है सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि रिजवान नंबर 4 का खिलाड़ी, किस शख्स ने दुनिया में कह दिया है कि वो नंबर 4 का खिलाड़ी है, जो कि 25-30 से ऊपर कर ही नहीं पाता है, और अगर करता भी है तो वो उसकी एवरेज फिर आपके सामने ही आ जाती है। दूसरा फखर के, जिसका आपने जिक्र किया, वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिल्कुल जीरो हो गया है। सिर्फ इस इवेंट में नहीं, इससे पहले भी जो अफगानिस्तान के साथ खेले थे उसके अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी। सारी की सारी टीम इस वक्त जो नजर आ रही है उस पर हम सवालिया निशान इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमें मैनिपुलेट किया है। हमें आप बता रहे हैं कि जी बाबर अगर टॉस जीत गए थे तो बैटिंग करते। सर उस वक्त पिच की कंडीशन साजिद भाई आपके सामने थी, पिच में कितना मॉइस्चर था आपको पता था। अगर हम पहले बैटिंग करते हम उस वक्त भी 150 से 200 के दरमियान आउट हो जाते, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। हमें क्या एज मिलता, हमारे पेसर सीधी सीधी बॉलें फेंकते जो उन्होंने पहली इनिंग में की। क्या आपको नहीं लगता कि स्पिनर्स को खिलाना जो है, ना खिलाना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पेसर पे बिलीव करते हैं, और ये कल हमें श्रीलंका के नए लड़कों ने सिखा दिया। जो 20 साल का लड़का है डक्सन, जिसका नाम है, सॉरी मैं नाम कंफ्यूज हो गया, डक्सन नहीं है उसका नाम, कुछ और नाम है। 5 विकेट्स लिए हैं उसने, 20 साल का लड़का है वो। सारे में नाम जरा उसका कंफर्म कीजिएगा। देखिए फहीम, बहुत प्यारी बात है, नाम मेरी भी जहन से निकल गया। कंफर्म करने के बाद आपने ब्रेकिंग कर दी ना, 5 विकेटें ले ली, उससे दुनिया के बेहतरीन बेताज बादशाह अगर बात की जाए 47 सेंचुरी बनाई हो, रोहित शर्मा जैसे, उनकी पूरी टीम को सिर्फ 5 विकेटें लेके हासिल की। और एक ऐसी टीम जो तवक्को कर रहे थे एक पहाड़ जैसा टारगेट बनाएंगे, मगर वही बात हो गई, वो पॉजिटिव खेलने आए, नियत उनकी साथ थी, उनके कप्तान ने कप्तानी अच्छी की, मौका दिया। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाते हैं, चॉइस मैचों में खिलाते, किसी को खिलाते हैं किसी को नहीं खिलाते। मगर बात आपने बहुत प्यारी की फहीम शरीफ, देखे 4 नंबर पे रिजवान रीड की हड्डी, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। आप 4 सर उसको कैरी करते चले और अपनी तन तनहा कहता है मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। वो किसकी अब्बा की टीम थोड़ी है, पाकिस्तान की टीम है भाई। छोरी से इस मुल्क की 22 करोड़ 23 करोड़ परेशान है, ये आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लव करती है, क्रिकेट का मेरिट कर दिया। आप सऊद शकील को नहीं खिला रहे, कितने अरसे से कह रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन खिलाएं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं साजिद भाई, उस लड़के का नाम है दुनीत वल्लालगे, बिल्कुल। और मैं आपको साजिद साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जरा आप इस हवाले से भी मुझे बताएगा। पीछे अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, हम अबरार एक लड़का है उसके बारे में बड़ी बात हो रही है कि उसको ट्राई नहीं किया गया, उसको ट्राई करते बड़ा अच्छा वो स्पिनर था, लेकिन पता नहीं क्यों ये नए टैलेंट को आगे नहीं लेके आते। और ये भी कहा जा रहा है, जो लोग शिकवा कर रहे हैं कि जनाब ये वो लड़के हैं हमारे पाकिस्तानी जो अगर किसी दादू के किसी इलाके में भी अगर काउंटी या लीग हो रही होगी ना, वो भी खेलने पहुंच जाएंगे पैसे बनाने के लिए। ना ये रेस्ट करते हैं प्रॉपरली, बस पैसे बनाने में लगे में, कोई लीग ये छोड़ नहीं रहे, मुसलसल खेल रहे हैं, नए टैलेंट को ट्राई नहीं किया जा रहा, इंजरीज का शिकार हो रहे हैं, बस टीम में ये शामिल है। पता नहीं कौन मैनेज कर रहा है, कौन देख रहा है, कुछ देखा ही नहीं जा रहा। देखिए शहरीज फहीम, एक तो चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्रिकेट बोर्ड पैनिक हुआ हुआ, सेंटर कॉन्टेक्ट का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के आपने इस प्लेटफॉर्म पे वाज़ेह तौर पे बताया, लॉबी है, सेंटर कॉन्टेक्ट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। आपने बात की अबरार की, अबरार ने 5 मैच में 35 विकेटें हासिल की हैं और आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसको आप नहीं टीम में रख रहे क्योंकि लॉबी है। देखिए लॉबी खत्म करें, अब वक्त आ गया। देखिए अब तक आपने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की, दुनिया के
सारे मुल्कों ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं और सारे लोग अपनी तैयारी पे चले गए। हम वही खड़े हुए हैं, चीफ सिलेक्टर साहब को 20 लाख रुपए में महाना लाएंगे, वो अपनी टीम लेके आएंगे। जो हेड कोच थे, जो लेफ्ट कोच थे, वो कैसे टीम छोड़ के श्रीलंका से इंग्लैंड चले गए, 2 जगह ऐसा ये सारे बोर्ड की जो कोताहियां हैं वो सामने आ गई हैं। हमें ब्रेक पे जाना है। वेरी क्विकली मैं आपसे चाहूंगा जानना, शाहीन की वर्ल्ड कप के अंदर अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, वो फिट हैं कि नहीं, यस और नो में बताइएगा, क्योंकि उनकी इंजरी बहुत सीवियर है। देखिए 200% वो फिट नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था रिजवान के कितने खिलाड़ी आपके अनफिट कह रही है। 78 रन दिए शहनशाह आफरीदी ने, नसीम शाह ऑफ कलर, हारिस ऑफ कलर, फहीम ऑफ, कोई एक चीज तो आपकी कलर वाली हो। मैं बताऊं साजिद साहब, आखिर में छोटी सी बात, ये कोई बात नहीं है कि एवरी डे इज नॉट अ गुड डे। तो जनाब दिन नहीं था तो खिलाड़ियों ने, भाई देखिए यही वो हाई वोल्टेज टाकरे होते हैं, या फिर ये वही असाब की जंग होती है जो आपने जीतनी होती है। यहीं पर अगर आप बैठ गए तो फिर फायदा क्या, खेलते तो आप रहते हैं। बिल्कुल ऐसा है और ऐसा नहीं भी है, लेकिन हमें एक ब्रेक पे जाना होगा। सारे बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली एसीसी गुस्सा है, लेकिन एसीसी ने जो किया है ये उसका नतीजा है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में सेकंड डे कहां से मिल गया, रिजर्व डे किसने रख दिया, उसका नाम ही वनडे है भाई। खैर लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और खवातीन की बातें तो पहले मैं करूंगी, आप ही करेंगी, इसी लिहाजा खवातीन किसी से कम नहीं है जनाब। गिलगित बल्तिस्तान की मिसबाह हिना ने यह साबित कर दिया है। साबिक पाक आर्मी वॉलीबॉल प्लेयर मिसबाह हिना खवातीन में वॉलीबॉल खेल के फरोग में इस वक्त काफी मसरूफ है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कहती हैं इनका मकसद पाकिस्तान के हर सूबे में लड़कियों के लिए खेल की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। जनाब ब्यूटी विद ब्रेन भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस वक्त मिसबाह हिना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। माशाल्लाह लुकिंग वेरी नाइस, वेरी फ्रेश। और ये जो कमाल आप करती हैं वॉलीबॉल में, ये शौक आपको कब से था? जी बेसिकली शौक मेरा बचपन से ही था वॉलीबॉल में, स्पोर्ट्स में बेसिकली, लेकिन वॉलीबॉल वो समथिंग जिसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की मुझे, और मुझे लगा कि इसमें अगर काम की जाए वॉलीबॉल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस खेल को जो है वो ज़्यादा कॉमनली जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेला जाता मिसबा। ये एक इंटरनेशनल गेम तो है ही, और वहाँ तो इसके बड़े टूर्नामेंट भी होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी कम फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको कभी कुछ ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में वॉलीबॉल को बहुत अनपॉपुलर गेम समझा जाता है। यहाँ पे वॉलीबॉल में उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो बाकी स्पोर्ट्स में। अगर आप क्रिकेट को देखें या फुटबॉल या दीगर गेम्स को देखें, वॉलीबॉल उस लेवल पे नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। लेकिन आजकल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एफर्ट्स हो रही हैं इस गेम को प्रमोट करने के लिए। तो मिसबाह ज़रा अपनी एफर्ट्स के हवाले से मैं बताइएगा, क्योंकि आपका मिशन है ख़वातीन को इस खेल में आगे लेकर आना। तो क्या आपकी एफर्ट्स हैं, किस तरह आगे ला रही हैं, प्लान्स आपके क्या हैं? जी बेसिकली हमने ये एकेडमी इनिशिएट की थी गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा में, क्योंकि मैं खुद हुंजा से बिलोंग करती हूँ। तो हमने ये एक आइडिया था, इट वाज जस्ट एन आइडिया कि हम एक छोटा सा क्लब इनिशिएट करें लड़कियों में, जहाँ पे हम लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे लड़कियाँ आके फ्रीली विद कॉन्फिडेंस वो आके अपनी जो गेम है वो प्रैक्टिस करें। तो सिंस आई मूव टू इस्लामाबाद, फिर यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से, जॉब के लिहाज से हमने मूव की। यहाँ पे हमने फिर ये स्टार्ट की पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर हमने एक कैंप स्टार्ट किया, फिर इवेंचुअली हमने ट्रेनिंग सेशंस और फिर इवेंट्स कुछ करवाते रहे। उसको उसकी बुनियाद पे मुझे ये लगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। सही। तो आप लोग पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर आप लोगों ने किया है और आगे अब तैयारी कर रहे हैं या करवा रही हैं आप लड़कियों को? कुछ बताएंगे इस बारे में? जी हमारी इस वक्त नेशनल टीम अभी फॉर्मेशन में है, अभी फॉर्म हो रही है इस वक्त। इससे पहले शायद बहुत सालों पहले हमारी जो नेशनल टीम थी वुमेंस वॉलीबॉल की, वो पार्टिसिपेट कर चुकी थी बाहर। हमारा ये कि मैंने 2016 में दुबई में एक कम्युनिटी इवेंट था जिसमें मैंने वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे मुझे वो फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें देख के, डिफरेंट टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स के साथ खेल के मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम किस चीज़ में लैग कर रहे हैं। आइदर वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या वो प्रोफेशनल फैसिलिटीज़ है पाकिस्तान में,
हमें बहुत इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा मिसबा, ये बात तो अब तय हो गई है कि आप जितना तेज़ खेलती हैं उतना तेज़ माशाल्लाह बोलती भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ अटैच हो गई हैं और बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। आपने भी बताया कि आपका ताल्लुक भी वहीं से है, तो एक सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, फॉरनर्स भी, तो क्या कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ है कि फॉरेन टीम के साथ जो है वो हमारी ख़वातीन ने वहाँ पर खेला हो आपकी सरबराही में, या प्लान किया वो इन फ्यूचर? देखिए फॉरेन टीम्स की का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लोकल टूरिस्ट या लोकल लोग जो पाकिस्तानी आते हैं या डिफरेंट लोग आते हैं वहाँ पे, तो इवेंचुअली हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे ज़रूर हम उनको इनवाइट करते हैं। इनके कोलैबोरेशन में हमने काफ़ी इवेंट्स हुंजा में, गिलगित में करवाए हैं। वहाँ पे लोग आते हैं बिकॉज आपको पता है कि हुंजा और जीबी के लोग काफ़ी वेलकमिंग है, तो वो वेलकम करते हैं। सही। तो मिसबा, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप ज़रा इनसे पूछिए कि गिलगित की लड़कियाँ इतनी स्मार्ट हैं और इतना ज़बरदस्त खेल भी रही हैं, फिर खूबसूरत भी हैं, कौन सी चक्की का आटा खाती हैं आप? आई बिलीव कि वो एरिया इस तरह है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड खाते हैं और मे बी इट्स वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, तो मुझे बताइए आपकी रूटीन क्या होती है, इसमें कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डाइट का कैसे ख्याल रखा जाता है, क्या खाते हैं आप लोग? देखिए, अगर हम एक एलीट एथलीट की ट्रेनिंग की बात करें और एक नॉर्मल उससे जो एमेच्योर प्लेयर्स होते हैं या एथलीट्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग प्लान्स में डिफरेंस ये होता है कि उनकी ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होती है और हम जो लड़कियों के साथ काम करते हैं, जो कैटर उनको करते हैं, वो हमारा सिर्फ वीक में 2 to 3 डेज़ इनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 2 to 3 आवर्स के लिए उनको इंगेज रखें, उनको जो बेसिक लेवल या उससे बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल की जो ट्रेनिंग होती है वो उनको देते हैं। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें वहाँ पे, तो सॉरी, एज लिमिट भी होती है इस गेम के लिए? जी, एज लिमिट का काफ़ी इम्पैक्ट होता है आपके परफॉर्मेंस पे, एक एथलीट के परफॉर्मेंस पे। एक 18 साल का जो एथलीट होता है और 30 साल का जो एथलीट होता है, उसके परफॉर्मेंस में ये डिफरेंस होता है कि जो परफॉर्म वो ग्राउंड लेवल पे कर रहे होते हैं, तो ये एज लिमिट बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस पे। ओके। अच्छा मिसबा, मैं जानना चाहूँगा कि इस खेल से जो है वो ज़रा हमें इंट्रोड्यूस करवाइए कि इसमें किस तरीके से खेला जाता है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने पॉइंट्स के लिए जो है खेला जाता है, थोड़ा सा इसका जो है वो इंट्रो मैं चाहूँगा कि नाजरीन तक भी पहुँचे और हमें भी जो है वो इसकी थोड़ी सी डिटेल पता चले। जी देखिए, मैंने कहा था कि वॉलीबॉल बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि वॉलीबॉल कैसे खेली जाती है। वॉलीबॉल बेसिकली इज़ 6 प्लेयर्स होते हैं और 2 टीम्स आपस में खेलते हैं। ये बीच में नेट होता है, उसमें ये होता है कि टीम रोटेशन में या फिक्स्ड गेम होती है। इसमें आप 25 पॉइंट्स की गेम लगाएं या बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 का सेट होता है जिसमें आप ये कंपटीशन खेल सकते हैं। अच्छा, गेम पॉइंट 25 पे होता है इसका? जी। अच्छा बस मुझे ये बताएगा मिसबा, फ़हीम को काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, वो चाह रहे हैं कि शायद ये गेम सीखें भी, तभी उन्होंने मैंने 1-2 बार खेलने की कोशिश की थी। एक बार मेरी नाक पे बॉल आके लगी, एक बार मेरे ग्लासेस पे लगी। ग्लासेस के साथ खेलना बड़ा मुश्किल है ये, और अगर कॉन्टैक्ट लेंस के साथ खेलेंगे तो अंदर ही फिक्स हो जाएगा। तो ये बड़ा रिस्की और बड़ा मतलब ऐसा गेम नहीं है कि इसे इजीली लड़के भी नहीं खेल सकते। सैरिश, ये तो खवातीन खेल रही हैं, मुझे यकीन है कि घर से बड़े ताने मिलते होंगे। क्या आपको कभी ऐसा मिला कि भाई मुंह ना तोड़वा लेना, खुदा ना खास्ता कुछ लग ना जाए? जी बिल्कुल, ये तो चैलेंजेस हैं जो हर मुझे लगता है फीमेल फेस कर रही होती है पाकिस्तान में। वो ये होता है कि हमें बड़ा कहा जाता है कि नहीं, यू आर अ फीमेल, आप एक लड़की हो, आपको खेलना नहीं चाहिए, आप सन टैन हो जाओगे या आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, काफ़ी इस तरह की चीज़ें। लेकिन वॉलीबॉल का अगर मैं आपको बताऊँ, ये बेसिकली इंडोर स्पोर्ट्स हैं, ये इंडोर फैसिलिटी में खेली जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हम इसको आउटडोर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वैसे क्या रुझान क्या देख रही हैं आप मिसबा? अब लड़कियां कितनी बड़ी तादाद में आपके क्लब्स को या एकेडमी को ज्वाइन कर रही हैं, या फिर उनको कन्विंस करना पड़ रहा है, या फिर शौकिया आ रही हैं, पता चल रहा है यहाँ पर बच्चियों को इस गेम के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे हमने इवेंट्स करवाए, हमने काफ़ी सेशंस रखे, तो हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला, रिस्पांस मिला पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। उसको देख के साथ ही मैंने जब स्कूल्स में विज़िट की, हमारे पास यहाँ पे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है बच्चों में, काफ़ी अच्छे लेवल पे वो खेलते भी हैं। लेकिन बात यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बच्चों के लिए कि वो आगे जाके इसको
प्रैक्टिस कर सकें। अभी हमारी नेशनल टीम है वुमेंस की, जिसमें 2 खवातीन बीच वॉलीबॉल में बाहर जाके वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स अ हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल की। यहाँ पे हमारे जो ये पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से गए हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल आप लोगों को फंड्स का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? यहाँ पर कोई फेडरेशन यहाँ पर कायम है जो कि ये वॉलीबॉल कोर्ट भी आप लोगों को बनाकर दे रही है और उस तरह से फंडिंग भी होती है या फाइनेंसिंग आप लोगों को करवा के दी जा रही है किसी से स्पॉन्सर्स लेके? जी बिल्कुल, फंडिंग का हमेशा से इशू रहा है, किसी भी स्पोर्ट्स को आप लें, लेकिन वॉलीबॉल में स्पेसिफिकली ये है कि फ़ंड्स का इशू है। आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग इस गेम को नहीं देखते या बहुत ज़्यादा ये इस गेम की प्रमोशन नहीं होती। तो हम लोग जो प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं वो डिफरेंट NGOs हैं, INGOs हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हम लोग इन कोलैबोरेशन में मिलकर हम लोग इवेंट्स करवाते हैं या कोई भी हम लोग सेशंस रखते हैं। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच मिसबा, आप हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया और होप फॉर द बेस्ट। सहरिश के खवातीन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टफ फाइटिंग स्ट्रेटजी वाली गेम भी जो है वो खेल रही है, तो जरा बच के रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको नाजरीन हुंजा की खवातीन से मैं हुंजा जा ही नहीं रहा, ठीक है जी। अब नाजरीन आपको मिलवाने वाले हैं एक और हीरो पाकिस्तानी से, ऐसे रेसलर जो जी अब देखें, आप लड़कों की बारी आई है ना जी, खवातीन आ गई ना, अब बराबरी का मुकाबला होगा जी। उज़्बेकिस्तान में मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है और तनसाजों के इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी रेसलर्स ने मजमूई तौर पर 4 मेडल्स अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 चांदी और 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए हैं। बिल्कुल जनाब, और हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने तलाल उनका नाम है, सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या उनके तासुरात थे जब उन्होंने ये मेडल जीता। तो वेलकम करते हैं तलाल को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम तलाल, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा ये मुकाबला कैसा रहा और कैसा महसूस किया जब आपको मेडल पहनाया गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं फख्र करता हूँ, अपने पाकिस्तान मुबारक देता हूँ पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से 4 एथलीट गए और 4 ने मेडल हासिल किया, 2 ने ब्रॉन्ज और 2 ने सिल्वर। और पाकिस्तान इस टाइम हर मैदान में अपना नाम रोशन कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने मेडल हासिल किया और जब मुझे मेडल पहनाया गया, मैंने अपने पाकिस्तान का झंडा लहराया, इसमें मुझे बहुत खुशी। जबरदस्त। तलाल ये बताइएगा तलाल के आपने किसे हराया था, आपके मद्दे मुकाबिल कौन थे और कितने राउंड्स क्लियर करके जो है वो आप इस मेडल तक पहुंचे? अपनी तरह जर्नी के बारे में बताइए इस टूर्नामेंट की। मैं उज़्बेकिस्तान को मैंने हराया था और उसके अलावा मैं इंडिया से जीता हूँ और ताजिकिस्तान से जीता था। लास्ट फाइट में सेमीफाइनल की उज़्बेकिस्तान के साथ हुई थी। अच्छा, उज़्बेकिस्तान के साथ आपकी लास्ट फाइट हुई थी, वो लोकल ही हुए यानी होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे वो और उन्हें हराया। ये कितने केजी की कैटेगरी थी जिसके अंदर आप लड़े? ये 70 केजी की कैटेगरी। 70 केजी कैटेगरी थी और तमाम मुकाबले जो हैं वो 70 केजीज की कैटेगरी के अंदर यकीनन हुए होंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रेनिंग जो है वो आपने किस एकेडमी से हासिल की और आपके कोचेस कौन कौन है और किस तरह से कितना टाइम लगा आपको इस फाइट के लिए तैयार होने में, ताकि हमारे नाजरीन तक का आपकी पूरी जर्नी जो है, ये सफर जो है, ये सिर्फ एक तमगे का नहीं, इस तमगे के पीछे जो मेहनत है वो भी उन तक पहुंचे। मैं गुजरावाला में मास्टर की सिर्फ एक ही एकेडमी है और हमारे साथ हैं इब्राहिम बेग, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई, उन्होंने हमारे में बहुत मेहनत की, वालिदैन ने बहुत मेहनत की। उसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं जो इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए सनवा फुरकान खान साहब, वो इस गेम को पाकिस्तान में लेके आए हैं। उसके बाद हमारे उस्ताद की बहुत ज्यादा मेहनत है। अच्छा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि गुजरांवाला में जो नौजवान है उनको तनसाजी का बड़ा शौक है, पहलवानी का भी और तनसाजी का भी। बिल्कुल। अच्छा तलाल, मुझे थोड़ा सा जरा बताइएगा कि इस इवेंट में आपने शिरकत किस तरह की, कैसे आपको पता चला कि इवेंट हो रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ने आपकी माली तौर पर मदद की या फिर आपने अपने तक सारा खर्चा बर्दाश्त किया और आप गए? मुझे फेडरेशन ने सारा सपोर्ट किया, ऑल वीजा फीस एंड टिकट्स, रिहाइश, हर चीज उधर की, सारा कुछ फेडरेशन ने सपोर्ट किया। अच्छा, मैंने ये भी सुना तलाल कि ये तनसाजी जो है ये इतना सस्ता खेल नहीं है, इसमें अच्छे खासे पैसे भी चाहिए होते हैं मंथली, कि आपको अपने खाने पीने का खुराक का ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी ग़िज़ा खानी पड़ती है। तो उसमें भी फेडरेशन हेल्प करती है या फिर आपने वो खुद ही किया? नहीं, वो तो खुद करना पड़ता है, फेडरेशन इस टाइम प्राइवेट है, बाकी जो
अपनी डाइट कर रही है तो खुद अफोर्ड करनी पड़ती है ना। तो तलाल महीने का जरा बताइए ना, एक आइडिया होगा लोगों को कि कितना खर्चा आपकी डाइट पे आ जाता है, और जरा छेदा कुछ ये भी बता दीजिए कि क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं। आई थिंक सो 60-70,000 महीने का आ जाता है इस पे। और हम देसी खुराक, अंडे, चिकन, बीफ, इसके बाद मक्खन, लस्सी, पराठे, ये चीज सारा कुछ, बादाम वगैरह, ये सारा कुछ। सप्लीमेंट्स लेते हैं आप तलाल, किसी किस्म के प्रोटीन या कोई और चीज? नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं हम यूज करते, हम देसी खुराक यूज करते हैं। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तलाल, मुझे बताइएगा मुकाबले से पहले फिर तैयारी कैसी होती है? भूखा रहना होता है या सिर्फ पानी पीना होता है, क्या होता है? जी हल्का फुल्का खाना होता है बस, क्योंकि ज्यादा खाएं फिर कंपटीशन नहीं खेला जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन आए हम इंशाल्लाह जरूर पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जब आप लोगों ने मुकाबले में हिस्सा लिया तो क्राउड की तरफ से कितनी हौसला अफजाई की गई? पहले मुकाबले में तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोकल्स को ही आपने हराया था। जब सेमीफाइनल में आप थे तो जो आपके उज्बेकिस्तान का कंपटीटर था सामने, उसके साथ क्राउड कितना था और आपकी हौसला अफजाई क्राउड ने कितनी की? क्योंकि खेल के लिए तो सरहदें नहीं देखी जाती, जो अच्छा खेल रहा है उसके हर शख्स जो है वो हौसला अफजाई करता है। जी बिल्कुल, उनके कंट्री में कंपटीशन और था, उनके काफी ज्यादा उनका क्राउड था। पाकिस्तान के मेरे साथ हमारी पूरी टीम गई थी, इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की है, पूरी टीम के एफर्ट के साथ हम 4 मेडल लेके आए हैं। तो हमारी टीम, मैं अपनी टीम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मैदान में खिलाया और हमारी सपोर्ट की। सही। तो तलाल कुछ बताएंगे कि पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है या फिर सिर्फ खेल पर तवज्जो दे रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैंने अभी मैट्रिक किया है, अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करना है। तो ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आप घर में कोई और भी है जो करता है ये वाले खेल में मतलब शामिल है, या फिर आप ही हैं जिनको शौक हुआ? अगर हुआ तो किसको देखकर हुआ? नहीं मैम, हमारा खानदान है, खानदान से हम सारे स्पोर्ट्समैन है। मेरा बड़ा भाई ये गेम पहले करता रहा, उसके बाद फिर मैंने ये ज्वाइन किया गेम। बड़ा भाई भी रशियन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने हिस्सा लिया था, और उसके बाद मैंने भी फिर ज्वाइन किया। मुझे भी तकरीबन 2 साल हो गए। मैंने पहले डिवीजन लेवल, फिर पंजाब लेवल, फिर नेशनल लेवल, उसके बाद फिर मैंने एशिया लेवल खेला। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशिया में सिल्वर निकाला था, और इस साल मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर निकाला। बिल्कुल। और सारी मुझे ऐसा लगता है कि ये इलाके की भी जो है ना वो बड़ी खुसूसियत है, जिस ज़मीन से, जिस मिट्टी से इनका ताल्लुक है। जैसे अगर आप फैसलाबाद में जाएं तो आपको हर शख्स जो है वो ज़्यादातर जो है आपको जुगती लगाते हुए मिलेगा। आप गुजरावाला में जाएं तो वहाँ पे पहलवान मिलेंगे, अगर आप कराची में आएँ तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो तलाल मुझे ऐसा लगता है कि गुजरावाला जाहिर है पहलवानों का शहर है, एक रहन सहन, उठना बैठना पहलवानों में, खाना पीना, दोस्तों की संगतें लगी रहती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि डेली रूटीन जो है वो आपका, अब आपने बता दिया कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल में भी लगे हुए हैं, तो कितना टाइम जो है वो अखाड़े में लगा रहे हैं आप? खाने में मैं सुबह उठ के पहले नमाज पढ़नी फजर की, उसके बाद रनिंग करके फिर जिम जाते हैं, जिम गेम वगैरह करके आके नाश्ता करके हमें फिर स्कूल जाना होता है। स्कूल से आके फिर टेस्ट करके थोड़ी देर, फिर हमने शाम टाइम फिर क्लब जाते हैं, उधर हम ट्रेनिंग करते हैं मार्शल रेसलिंग की। उधर से आके फिर हमने जिम जाना था, फिर आके स्कूल का पढ़ के तो फिर रेस्ट करनी थी। जबरदस्त। अच्छा, तो तलाल जब आप वापस आए हैं मेडल लेके, तो यहाँ पर फिर आपका इस्तकबाल किसने किया, कैसा हुआ? हुकूमती लेवल पर किसने आपको बुलाया, कोई इनाम दिया या फेडरेशन की तरफ से कुछ मिला? ये हुकूमती लेवल पे अभी तक तो नहीं है, मैं वहाँ पर वेलकम हमारा अच्छा हुआ था यहाँ पे, और बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। हुकूमत ने तो नहीं हमें सपोर्ट किया, पर फेडरेशन हमें सपोर्ट कर रही है। फेडरेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं सानू फुरकान साहब का। चलें, ये अच्छी बात है। तलाल मुझे बस जाते रहते जो है वो ये बता दीजिएगा कि नेक्स्ट आपका जो एम है, किसे हराना चाहते हैं? कि जहन में एक सोचा हुआ होगा कि जी फला शख्स को हराऊंगा तो फिर मैं दुनिया जीत लूंगा। ये रशिया की ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, तकरीबन 300 साल पुरानी गेम है, इसलिए वो इसमें काफी हमारे से आगे हैं। मतलब रशिया से वर्ल्ड में सेकंड दूसरे हैं इसमें किर्गिस्तान और रशिया। चले तलाल, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और आप रशिया के प्लेयर को हराने में कामयाब हो जाएं।
बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जनाब। मेहनत करते रहें और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। फ़हीम, एक ब्रेक लेते हैं, जरूरी है ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस, वक्फा बहुत जरूरी है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त हमें डॉक्टर खुर्रम बशीर ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि हमें खूबसूरत दिखने के लिए मुख्तलिफ टिप्स देंगे। और स्किन के जो है वो बड़े मसले मसाइल चलते रहते हैं, कभी कहीं जो है वो कील वहाँ से निकल आते हैं, एक्नी प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी टू टोन हो जाते हैं। और टू टोन पे मेरी बिल्कुल भी उस तरफ इशारा नहीं था कि जी गर्दन का कलर अलग होता है, मुंह का अलग होता है, हाथों का अलग होता है, ये तो खैर मेकअप के असरात भी होते हैं। एक मिनट जी। अच्छा, ज्यादा मुझे हैरत उस बात पे होती है कि जब कुछ खवातीन से मुलाकात करते हैं तो उनके चेहरे गोरे होते हैं, उनके पैर उतने ही काले होते हैं। तो मेरा इशारा भी वही था, लेकिन आपने खुल के बता दिया है। ये आखिर चक्कर क्या है? क्योंकि वो जो हम क्रीम्स यूज करते हैं जो कि वाइटनिंग होती है, नाइट क्रीम्स, जो रातों रात हमें गोरा तो कर देती हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा फ्रीक होते हैं कि वो हाथों पैरों पे भी लगा लेते हैं, जो नहीं लगाते उनके पैर काले रह जाते हैं। यानी और डॉक्टर खुर्रम बशीर हमें बताएंगे कि ये कितना डेंजरस है। वालेकुम सलाम, वेलकम टू आवर शो। बिल्कुल जी, डॉक्टर खुर्रम, बड़ी क्या चक्कर है? बातें बड़ी सुन रहा था कि मैं खुल के बात करती हूं। सर नाइस शूज, क्या बात डॉक्टर साहब, अच्छे लगे, कूल भाई। अच्छा, बड़ी शूज तो डॉक्टर साहब तो शुरू से हैंडसम लगते हैं माशाल्लाह, स्मार्ट। अच्छा, मगर मेन चीज जो आप बता रहे थे ना, ये खवातीन का क्या इशू होता है कि जी वो अक्सर बैठे होते हैं, देखिए मेरे हाथ गोरे हैं, चेहरे से ज्यादा गोरे हैं, ठीक है, तो हाथ तो आपके होंगे गोरे, क्योंकि आपके चेहरे पे आपकी आंखें भी लगी हुई हैं, आपकी नाक। कुछ खवातीन जो ड्राइव करती हैं वो कहती हैं मैं ड्राइव की वजह से हाथ काले हो गए, ये तो वरना तो गोरे ही थे। ये तो होता है, ये होता है। मेरी बात सुन डॉक्टर खुर्रम, इन्होंने मेरे पे टैग किया, एक मिनट रुक जाए जरा। और आपके हाथों नहीं, मेरे हाथों का कलर मेरे चेहरे की निस्बत थोड़ा सा डार्क है। उसकी वजह ये है कि मैं गाड़ी चलाते हुए ग्लव्स नहीं पहनती हूँ, मैंने मोबाइल यूज करना होता है, तो फिर उसकी स्क्रीन नहीं चलती। ये ज्यादा नुकसान है, ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। नॉट ऑल द टाइम, कभी कॉल आ जाती है तो इंसान फौरन उसको मतलब करेगा, तो फिर आप उसको ऑफ कर दिया करें। वैसे ये मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ आपको, होता ये नहीं है कि ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट कर दें गाड़ी से, कोई मसला नहीं है, इजी पैनल हो जाता है। ये भी नहीं, इतना टाइम कहाँ होता है? अच्छा, ट्रीटमेंट जिससे बात कर रहे होते हैं ना उसको समझ नहीं आती ब्लूटूथ की बात है। खैर, बात ये कि आपने जो इसके ऊपर आपसे बाद में बात होगी। फ़हीम, मैं बिल्कुल आपकी तरफ नहीं था इशारा, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा था। आप प्लीज जी हाथ गोरे कराएं यार। बिल्कुल, अच्छा पहले तो नहीं, हाथ तो बिल्कुल गोरे कराएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे तो हाथों की बात है ना, इनको ओवरऑल गोरा कराएं आप। इतना जबरदस्त कॉम्प्लेक्शन, नहीं, ये सारा मेकअप का कमाल है। आगे बढ़े, मेकअप नेचुरल, देखिए मेकअप प्योर नेचुरल। देखिए पहले देखिए, एक अगर कैनवस अच्छा होगा तो ही तो मेकअप काम आएगा ना। बिल्कुल, कैनवस ही अच्छा नहीं तो कैनवस अच्छा है, अच्छा है ना। हाँ, ये बात है। अच्छा, देखिए खुर्रम ने कहा है तो फिर होगा। अब डेफिनेटली। अच्छा देखिए, आज फ़हीम बल्कि किसी को गिफ्ट भी करेंगे। सहरिश आप देखें, एक बहुत सारी खवातीन हज़रात को बड़ा इशू होता है कि बच्चों की हाइट बड़ी कम हो रही है, ठीक है, या बच्चों की आजकल तो मुझे लगता है कोई पौध कोई खाद छोटे कदों वाली है। एक जमाना था वो लंबी चुटिया, लंबे कद। अब तो छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के और सरों पे बाल भी नहीं। वो टिकटॉकर भी हैं। टिकटॉकर ही है ना। इसी वजह से तो ये मसला है कि 24 घंटे वो वहीं पर तवज्जो है। अच्छा, उनका दिमाग भी वहीं की तरफ चला जाता है। बॉडी जब आप हिलेंगे नहीं तो आपकी हड्डियां कैसे मजबूत होगी, ठीक है। अच्छा, पालक तो नफरत होती है कि जी, सब्जियां नहीं खाते। सेलर का तो बैक पे नहीं होता और बचपन में हमें पसंद भी इसीलिए आता था, मम्मी को कहते थे आलू पालक बना ले। बिल्कुल, पॉपई है। और आजकल प्रॉब्लम क्या है जी, वो स्टेटस सिंबल के जब तक चीज नहीं होगी ना तो बर्गर का मजा नहीं आएगा। अब ये जो चीज और बर्गर्स की वजह से हमारे कद रुक रहे हैं। पता है ये बच्चों का कसूर ज्यादा, उनकी जो मम्मी है ना उनका ज्यादा इशू है स्टेटस को, हाँ, पीयर प्रेशर में जाके बताना भी तो है स्कूल में कि आज मैं उधर गया था। भी तो करनी है। ये भी एक बड़ा चक्कर है। अच्छा, ये ग्रोथ है बच्चों की ग्रोथ। अच्छा देखिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो स्किन ग्लोइंग बहुत ज्यादा, विटामिन सी, पालक का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइकोपीन, जो आपके ब्लड को बहुत, मुझे लगा शायद बड़ों के भी कद नहीं, बड़ों नहीं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है आदमी की हड्डियां वीक होती हैं डेफिनेटली, और लड़कियों की और ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी ऑस्टियोपोरोसिस लड़कियों में 25 साल के बाद बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मर्दों में 35 के बाद। अच्छा, अभी हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया, कोहाट से फरतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फरतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे फरत साहब?
वालेकुम। वो जी मेरा नाम फरतुल्ला है, मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए पूछिए, सुन रहे हो आपको। जी फरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरत साहब। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, बहुत माशाल्लाह हैंडसम स्मार्ट है। ये राज हमको बता दें। अरे ठीक, अभी बता रहे हैं आप लाइन पे रहिएगा, वो लाइन में ही आप टेलीविजन ऑन करें, अभी बता रहे हैं। जी बिल्कुल सर बताइए ये क्या मोहब्बत है इनकी। बोल्ड टीवी के कैमरे बहुत अच्छे हैं, आप आएंगे तो और अच्छे लगेंगे। ठीक है। अच्छा ये इसमें क्या क्या, ये तो हमें पता चल गया, इसका नाम बताएं। प्रोफेक्ट। अच्छा ये इजीली मिल जाता मार्केट में। बिल्कुल, बल्कि मैं पता चाहूंगा ना कि मैं फहीम को पिलाऊं एक। लाइन जी अभी पी लेते हैं। ठीक है फहीम। अच्छा ये देखिए, ये मिल्क, अच्छा मिल्क में बच्चे मिलाएं तो अच्छा है। हाँ। मगर फहीम को हम ऐसे ट्राई करेंगे। फहीम आप ये ट्राई करके देखें। बिल्कुल, मुझे दीजिए, स्पून दीजिए। ये देखें आप पिए और इसको देखें अभी, और ये पूरी बोतल आपको खत्म करनी है आज ही। नहीं खत्म करनी, नहीं ओ मैंने थोड़ी गड़बड़ की। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है। माइक आपके माइक लगा हुआ है, बैठे। जी सॉरी, ये थोड़ा देखिए। अरे ऑरेंज फ्लेवर है। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि बच्चे आप जब जो खाते हैं, जो खाना नहीं खा रहे होते हैं, उनके अंदर एनीमिया होता है, भूख लगती है, उनके अंदर भूख लगती है। ये तो मैंने पी लिया, बड़ा कितनी देर में होगा? मैं कितनी देर में? अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये एपेटाइजर है। ठीक है। अच्छा, वेट गेन नहीं करेगा ये। लोग समझते हैं विटामिन पीने से, विटामिन के सप्लीमेंट पीने से या टैबलेट खाने से आप मोटे होते नहीं। बिल्कुल भी आपके अंदर वाइटैलिटी आती है। मोटे होते हैं आप वही जो आपने बताया कि वो गोश्त खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं। गोश्त भी खाएं, गोश्त में कोई बुराई नहीं है, मगर गोश्त हमारे यहाँ जिस तरह खाते हैं ना लोग, वो बड़ा गलत है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखें सरिश, आप भी देखती होंगे कि लोग क्या करते हैं, बच्चे मुस्तकिल रात भर एक तो लेटे रहते हैं काउच पे, ठीक है, चिप्स खा रहे हैं, ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उससे और ज्यादा उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, ये खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी यूज कर सकती है। सिर्फ आपको ये ख्याल करना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं, शुगर है तो आप डॉक्टर को। अच्छा, ब्लड प्रेशर को क्लियर कर दें, हाई या लो, दोनों में कर सकते हैं? दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डायबिटीज में आपको इशू, और ये फहीम पी के ये पूरा एक हफ्ते में खत्म करेंगे। बात डन हो गया, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आप क्या लेके आए? अच्छा, उसके अलावा मैं एक बड़ी जबरदस्ती आज एक बड़ी रेमेडी बताऊंगा, कड़ी पत्ते वाला। वाह, ठीक है। हमारे घर में 99% यूज होता है हर खाने में कड़ी पत्ता। और अब ये अच्छा, ये घर में बड़े आराम से। अच्छा, एक सेकंड, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, शाजिया हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कहां से बात कर रही हैं आप? और शाजिया, टीवी बंद करके बात कीजिए, वरना आपकी बात हमें भी समझ नहीं आएगी और आपकी बात हो नहीं पाएगी, लाइन कट जाएगी। हेलो जी फरमाइए शाजिया साहिबा। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए, सुन रहे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं? मेरी एज 19 ईयर है और मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग और दाने हो गए हैं, अगर सोल्यूशन बता दें कुछ। जी अच्छा, आज लकी डे है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। मियां वाले से कॉल, मियां वाले। शाजिया, मुझे बस मरी से मियां वाले। अच्छा, और ये अगला सवाल बस ये पूछना था कि आपको एक्नी ज्यादा थी टीनेजर्स में? अभी भी टीनेजर रही हैं, 13-14 साल में एक्नी ज्यादा थी आपको? मेरी एक्नी बहुत ज्यादा हो गई है, जिस वजह से दाग। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको छोटी एज से ही एक्नी शुरू हो गई थी या फिर अभी आके ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है? ये मेरी 15 से शुरू हो गई। अच्छा, बस आप पेपर पेन रखें और मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ, 2 हफ्ते के बाद हमें दोबारा बोल पे कांटेक्ट करेंगे, आप देखें कितने निशान भी जाएंगे, दाने भी। अच्छा, एक तो सुबह शाम आप शाजिया खाएंगी कैप्सूल विब्रामाइसिन, VIBRAMYCIN 100 मिलीग्राम का, ठीक है, छोटा सा है। अच्छा, आपको क्या करना है, देखिए इतना प्याला, ये देखिए दूध देख रही हैं आप, इतने दूध के साथ आप ट्वाइस अ डे लें, ठीक है, और इसको बिल्कुल छाछ बना लें, गाढ़ा दूध भी ना, छाछ के साथ, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, चेहरे पे आप 3 क्रीमें मिक्स करके लगाएंगी, ठीक है। पहली तो होगी जी टर्बिसिल, TERBISIL, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है आराम से, शायद 35-40 रुपीज की होगी, ठीक है। टर्बिसिल के साथ आप ऐड करेंगे जी फ्यूसिल B, FUSILB, और तीसरी होगी फ्लॉगोसिट, ठीक है। तीनों की फ्लॉगोसिट की स्पेलिंग भी बता दें। FLOGOCID, ठीक है। तीनों ट्यूब 2-2 लेंगी, ठीक है, मिक्स करके आप एक डिब्बी में मिक्स कर लेगी, ठीक है, और पूरे चेहरे पे आप लगाएंगी। चेहरा सिर्फ ये नहीं है, चेहरा ये है, ठीक है, पूरे चेहरे पे लगाएंगी। लगा के आप बाहर भी जा सकती हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी जा रही है, मेकअप करना है, आप मेकअप भी कर सकती हैं, किचन में भी जाएंगी, डे क्रीम, नाइट क्रीम, 14 दिन तक आपको इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। अगर आपको मेकअप करना है, इसी के ऊपर मेकअप करेंगे आप, ठीक है। और अगर आपको मेडिसिन के नाम सही से समझ नहीं आए हैं तो आप YouTube पे जाकर लाइव भी फिर से देख सकती हैं, या फिर वहां पर मौजूद होती हैं वीडियोस हमारी, उसमें भी आप दोबारा सुन सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बेहतरीन आपने बता दिया, ठीक है। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, अब मैं एक बड़ी जबरदस्ती रेमेडी बता रहा हूँ जो खवातीन और हजरात दोनों
टैनिंग हो जाती है, ठीक है, 2 टोन स्किन है, ठीक है, होंठ फट रहे हैं, कोनियां एड़ियां बहुत खराब है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, बिल्कुल पतला करके दूध लें, तकरीबन 4 से 5 चमचे, ये पूरे हफ्ते चलेगा आपका, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे, देखिए ये कड़ी पत्ता, अच्छा ये ब्लेंड रहेगी जी, बिल्कुल ये क्वांटिटी रहेगी, बिल्कुल ब्लेंडर में ब्लेंड कर, थोड़ी और डाल लेते हैं। अच्छा, और इसके साथ ये टहनियां जो है ना इसकी, ये भी करें, इसके अंदर बड़ा ये आप देखें खुशबू, हाँ ये आप इसकी खुशबू सूंघिए जरा, आप सुनिए, फहीम का भी जरा देखिए, मैं तो असली वाला, मैं तो कड़ी पत्ते से तंग आ गया हूँ, इतना खा लिया है, इतना खा लिया है, अरे वाह, बड़ा हेल्दी होता है, वेरी फ्रेश है ना। अच्छा, और ये मैं घर से तोड़ के लाया, आप यकीन करें, मैंने खुद क्यारी में उगाया, देखें बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अच्छा देखें, ये क्रीम है, इसके अंदर आप घर में खुद भी बना सकते हैं, अगर घर में नहीं बनाए तो आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आप कोई, अगर आप डेली बनाना पड़ेगी आपको खालिश दूध लेना है, ठीक है, मतलब फार्म का होता है, जो भी होता है, डिब्बे का नहीं होगा, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, खूब बॉईल करेंगे, थोड़ा सा दूध लीजिएगा, इतने ही क्वांटिटी में, खूब बॉईल करें। बॉईल करने जब बिल्कुल उसमें झाग आने लगे, आप उसमें डालें चुटकी नमक, पिंक सॉल्ट, उसके अंदर डालें 1 चमचा शक्कर, और उसके अंदर डालें मीठा सोडा, और खूब पकाएं। जब वो ठंडा हो जाए, उसके अंदर डालें हिंट हल्दी, और उसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा फिटकरी, बिल्कुल चुटकी, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो जलेगा, बस। और आप ये जबरदस्ती क्रीम बनाएंगे, और ये तो पूरी एडवांस है, मैं अगर आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये आपने मिक्स किया, और इतनी क्वांटिटी आपने डेली की यूज की, ठीक है। आप देखें, ये पूरा ब्लेंडर में ब्लेंड होगा, और ये मिक्सचर बना के आप पूरे चेहरे पे लगाएं। आपकी क्रोस फीट, आपकी गुस्से की लाइनें, आपकी ये जो गर्दन की लाइनें आती हैं, ये नकल्स, हाथ पैर, सब पे लगाएं। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस किया डॉक्टर खुरम, कुछ लड़कियों की एज फैक्टर भी नहीं होता जी, लेकिन टीन एज में ही गर्दन पर लाइंस नजर आती हैं, ये क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए, एक तो 3-4 वजूहात होती है। एक तो उनका बैठने का पोस्चर आजकल जो हो गया ना, या फिर लंबी गर्दन में होती हैं ये लाइनें? नहीं, लंबी गर्दन में नहीं होती। होता है कि यंग एज में ही आप क्या करते हैं, एक तो इनहेरिटेड भी होती है, उसका भी ख्याल करना, विरासत में खाला के हैं, फुप्पी के हैं, अम्मा के हैं, ठीक है। दूसरा, यूं बैठी रहती हैं लड़कियां लड़के दोनों कि ना मुस्तकिल बैठे हुए, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते पोस्चर का। वो खास बड़ी जबरदस्त एक लोग कहते भी हैं कि आप बेशक, उसमें कोई मजाक नहीं जैसी गर्दन नहीं, हाँ तो है, मगर लोग कहते हैं कि जी आप बिल्कुल फॉलो किया करें, आप बेशक म्यूट कर दें पीटीवी की न्यूज, और आप वो जो न्यूज कास्टर को देखा करें, जैसे बैठती है ना, बस आप उस तरह, हाँ वो वाली खबरें आप ना सुने, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, मुश्किल होती है वो, ठीक है। थोड़ा सा आप म्यूट कर दें, और आप उनका पोस्चर देखें, जो उस तरह अगर आप डेली करें। और सेकंड चीज, तो इतने ट्यूटोरियल्स आ गए हैं, न्यूज कास्टर्स को क्या देखना है, आप कहीं से भी देख सकते हैं कि आपका सही बॉडी पता, वो जो हम पिछले हफ्ते सारे यही गुफ्तगू कर चुके हैं, ट्यूटोरियल्स ने बर्बाद कर दिया है। वो सारी कुछ जहां से पिक करना होता है, वो गलत पिक करके मिक्स कर देते हैं, तो उसका रिएक्शन बड़ा खराब होता है। गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, कौन कहां से है? बिल्कुल, ये इमरान अफजाल हैं, लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। उज्बेकिस्तान में इन्होंने जो कांसी का तमगा जो है वो हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहले तो आप आज जो है वो जरा सा लेट हो गए थे, और इस वजह से आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। हमारे साथ तलाल थे थोड़ी देर पहले, तो हम आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी जो है वो कांसी का तमगा हासिल किया है। अपनी फाइट के बारे में बताइएगा, आखिरी फाइट आपकी कब हुई और किससे हुई थी? जी मेरी लास्ट फाइट 8 तारीख को हुई थी, तो उज़्बेकिस्तान के साथ मेरा जो ब्रॉन्ज की फाइट थी। अच्छा, जबरदस्त। और आप कितने केजी कैटेगरी में लड़े? जी मैं 105 कैटेगरी में। अच्छा, 105। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अफजाल के माशाल्लाह से आपकी सेहत को तो देख के लग रहा है कि आपने खूब खाया पिया है, और फिर ही आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। जरा बताएंगे कैसे तैयारी की थी? बेसिकली मेरा ताल्लुक जो पुलिस डिपार्टमेंट से है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और जो टाइम मेरा ड्यूटी से बचता है, मैं उसमें जो है ना एक्सरसाइज करता हूँ। तो ज़ाहिर है खाना पीना तो होता है, ज़ाहिर है फाइट लड़नी होती है, आप दुनिया के जो अच्छे पहलवान हैं उनके साथ जाके मुकाबला करना होता है। तो अपनी जो भी डाइट जिस्म के लिए सूटेबल होती है वो हम यूज़ करते हैं। ज़बरदस्त। इमरान साहब, मुझे बताइए, उज़्बेक जो पहलवान आपके सामने लड़ा है, कहीं उसे पता था आप पुलिस में मियां गए, उसने ये तो नहीं कहा जी मुकमुका कर लेते हैं? देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये तो आदरा मजाक बात की है मैंने, ऐसे ही आपने ताल्लुक बताया अपना पुलिस से। साथ आपने
ये मजाकन बात कर रहे हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मुकाबला किया और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। बड़े मजाकिया ने, तुसी बुरा नहीं मनाना प्लीज। सर खाना पीना लगा रहता है ना, आपको तो पता है, जरा रोजी रोटी लगी रहती है, हमारी भी चमकाना पड़ता है। मुझे बताइएगा इमरान कि ये तो आपने पाकिस्तान का माशाल्लाह बड़ा नाम जो है वो रोशन किया है, उज़्बेक कॉम्पिटिटर को हरा के 105 कैटेगरी के अंदर आप लड़ रहे हैं, तो अपनी डेली रूटीन के बारे में जरा हमें बताइए, डाइट स्पेसिफिकली, और कितना खर्चा आपकी डाइट के ऊपर आ जाता है महीने का? जी डाइट तो है जो आम घर में जो पकता है, जो घर में चीज़ें मिलती हैं, दस्तयाब होती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो खाते हैं, और साथ में फ्रूट्स वगैरह वो खाते हैं। और कभी ये हिसाब वगैरह लगाया कि कितना खा लेते हैं या कितना डाइट का खर्चा आता है। डेली रूटीन में ये है कि ड्यूटी हमारी, आपको पता है कि ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, ड्यूटी पे जाते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक जो टाइम फिर बीच में बचता है उसमें आके मैं अपनी जो है ट्रेनिंग करता हूँ, और जिम में जाके हम ये तमाम दोस्त तलाल, अंसर और जैन और इब्राहिम साद के साथ हमारे जो कोच हैं गुजरांवाला के, उनके साथ हम वहाँ पे जो है क्लब में ट्रेनिंग करते हैं। जबरदस्त। अच्छा अफजाल साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सहूलियात पाकिस्तान, इमरान है, इमरान साहब बिल्कुल, इमरान मुझे ये बताइएगा कि जो सहूलियात यहाँ पर मैसर है हमें, जिम पे आप जाते हैं, फिर बॉडी के लिए, तनसाजी के लिए जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या आप टू द मार्क हैं या फिर ज़रूरत है यहाँ पे कि एडवांस किया जाए, मशीनरी को भी, चीज़ों को भी, कोचेज़ होने चाहिए जो आप लोगों को गाइड करें? किस तरह की सहूलियात हैं पाकिस्तान में? डेफिनेटली आप अगर इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले के लिए जाते हैं तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत होती है, मेंटोर्स आपके होने चाहिए, क्योंकि जितनी बाकी टीम्स आती हैं, ख़ास तौर पे ये जो रशियन हैं, उज़्बेक हैं, किर्गिज़ हैं, ये उनके इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ये सारा साल वर्जिश करते हैं और इनका स्वाय मास रेसलिंग खेलने के और कोई काम नहीं है। हमारा जबकि जितने भी हम प्लेयर हैं जाते हैं, कोई जॉब करता है, कोई काम करता है या कोई बिज़नेस अपना करता है, उसके बाद जाके वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। हमारे अगर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लेकिन हम खुद से ही जो है अरेंजमेंट करते हैं, और जब हमने बाहर जाना होता है किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम जो है चलें। इमरान अफजाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ब्रॉन्ज मेडल, आपने भी पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो खैर एक अलमिया है हमारा कि जी हमें सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, हम स्पार्टन्स नहीं है। नहीं, आप देखिए कौन सा डिपार्टमेंट सही है, मतलब अफसोस की बात यही है कोई भी डिपार्टमेंट सही नहीं है हमारा, मतलब हर का स्पोर्ट्स बेचारे जो लोग करते हैं, ये वो लोग हैं जो बगैर फैसिलिटीज के, बगैर फंडिंग के, बगैर किसी स्पेशल कोच के फिर भी मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो जब इनको सब ये मुयस्सर होगा तो आप सोचेंगे कितना मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि स्पोर्ट्स में ना हम क्रिकेट को ही फोकस करके बैठे हुए, अगर बाकी खेलों पर तवज्जो दें तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बिल्कुल कमी है। और देखिए कोई भी काम आप करना चाहें पाकिस्तान में, कोई सपोर्ट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी आप फिल्म की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना फिल्मों का बुरा हाल है या सड़कों का बुरा हाल, हॉलीवुड की मूवीज आती हैं हमारे सिनेमा थिएटर से, जो है वो हमारी मूवीज ही हट जाती हैं, वो क्या करें बेचारे, वो कहते हैं पैसे कमाने। अच्छा मुझे लगता है कि ये वाली रेमेडी दरमियान में ही रह गई है जी। अच्छा इसमें आपने क्या किया, बड़ा सिंपल सा है, इसे ब्लेंड किया है ना, हम ब्लेंड किया। अच्छा और ये जबरदस्त सा मिक्सचर तैयार है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या होगा कि आपका बिल्कुल मैल कुचैल काटेगा, पोर्स को ये भरेगा, आपके डार्क सर्कल गायब होंगे, आपकी के खड्डे बन जाते हैं ना, वो खड्डे भरते नहीं है, फिर भर जाते हैं, मगर थोड़ा सा बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। देखिए हमारे यहाँ मेहनत नहीं होती ना, कि देखिए खड्डे एक दफा आ गए तो लोग कहते हैं जी अच्छा, किसी ने कह भी, मतलब एक चलता भी है ना कि अरे यार वो तो बेकार है, कुछ मत करो। जैसे वटिलाइगो एक बीमारी होती है, फुलबेरी, ठीक है, उसका आराम से इलाज है, बिल्कुल इलाज है टाइम के साथ साथ, मगर लोग पहले इतना हेट कर देते। कल एक मतलब मेरे ख्याल है कोई 18-19 साल की 16-17 साल की लड़की थी बिल्कुल ही, और उसकी पूरे फैमिली ने उसको ना, ये मतलब खानदान ने, खाला ने, कि जी ये तो ठीक होगा ही नहीं। एक चीज और भी है, मैं चाहूंगी जरा इस पर आप मुझे बताएं वाकई सच है या मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली पे अगर आप दूध पी लो तो आपको फुलबेरी हो जाती है। बिल्कुल भाई देखिए आप मुझे, और कई लोग हैं जो नहीं पीते, वो नहीं अलग बात है, मगर 5 मिसाल है। पूरा बांग्लादेश जो है वो मछली रोज खाता है, और दूध भी दूध के साथ। अच्छा और हमारे यहाँ माशाल्लाह पूरा पाकिस्तानी कौम, शादी में जाके देखें
फ्राइड फिश धड़ाधड़ खाएंगे, फिर खीर खाएंगे और शाही टुकड़े खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। उसमें बताऊं फिर बाद में क्या खा रहे हो, मछली की वो किस्म नहीं होगी, मछली की वो एक किस्म होती है करोड़ों में एक, वो खतरनाक, वो जापानीज फिश। और हमने दूध खा ले थोड़ी भी आइसक्रीम की शक्ल में, कुल्फी फालूदा था। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब अल्लाह करे ये वाला जो आपने बताया ये फार्मूला ये लोगों के जो है वो काम आए और उनकी जो है वो मदद हो। बाकी जहां तक ये खड्डे भरने की बात है सहरी साहब, ये तो रेमेडी है, काम कर जाएगी, मेयर थोड़ी है, भरी जाएंगे खड्डे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं कुछ तालीम की। जी हाँ, आपको याद होगा कि अभी 10 सितंबर को MD कैट तालिब इल्मों के पाकिस्तान भर में जो है इम्तिहानात हुए, जिसमें कमोबेश 2 लाख से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया। मगर हम बात करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा के चेकिंग स्कैंडल की। जी हाँ, MD कैट के इम्तिहानात के दौरान जदीद आलात जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। चीटिंग स्कैंडल जो है वो ये हुआ है, जिसके बड़े ही कोई खुफिया ब्लूटूथ कैम और स्पाई कैम्स यूज हुए। मतलब सर इतना हाईटेक होकर हमने चीटिंग का वो लेवल पहुंचा दिया है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी है। पेन में कैमरा लगा हुआ है और आपके एयरपॉड्स, इनविजिबल एयरपॉड्स यूज हुए हैं। बिल्कुल ज्यादा अच्छी बात यह है कि इतनी हाईटेक इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी नकल पकड़ी गई जी। तो ये बड़ी अच्छी नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अकल की जरूरत है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है डॉक्टर अनिला दुरानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ जिन्होंने इस स्कैंडल को पकड़ा और उनको पता चल गया कि कितनी हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। पता नहीं क्यों ये चीटिंग एक ऐसा अलमिया है हमारे मुल्क में कि मैट्रिक के इम्तिहान हो, इंटर के इम्तिहानात हो, चीटिंग की खबरें हम लाजमी सुनते हैं, लेकिन इतनी एडवांस चीटिंग, हम इतने आगे निकल गए हैं। ये क्या हो रहा है निज़ाम तालीम में? जी, असल में निज़ाम तालीम की तो एक तरफ बात है, लेकिन असल में हो रहा है हमारे माशरे में। ये एक माशरती अलमिया है आप समझें। और एक तरफ तो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेंशंस और हम जो है वो चांद पे पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ जो है हमारे बच्चों का जो एथिकल और जो मॉरल और जो वैल्यू सिस्टम है माशरे का, वो डिटेरियोरेट हो रहा है। सो ये बहुत अलार्मिंग है पूरे माशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहैसियत नेशन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो हमारे बच्चों से पता चलता है। बच्चे जो है वो डॉक्टर साहब बहैसियत नेशन अगर बात करें तो सॉरी टू कट यू, आप इसे ऐड ऑन कर लीजिएगा, लेकिन हमारी सोच पता है क्या हो गई है बहैसियत कौम। हम अगर किसी दुकान में ताला लगा हुआ देखते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि ये चाबी से खुलेगा, चाबी से तो खुलता ही है। हम ये सोचते हैं बगैर चाबी के कैसे खुल सकता है, और हमारी सोच वहां चली जाती है। क्योंकि जितने हाई टेक ये इक्विपमेंट्स हमने यूज किए हैं चीटिंग के लिए, क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई की तरफ ध्यान या तवज्जो लगा देते तो ज्यादा अच्छी बात होती? नहीं, इसमें देखिए जी, सिर्फ बच्चों का कसूर तो नहीं है ना, उनके पेरेंट्स का कसूर है, जिन्होंने के वो जो भी कोई लोग इसमें देखिए, मैं आपको पहले पूरा यहाँ पे समझा देती हूँ कि ये दिस हैपन नॉट ओनली इन केपी में तो हमने इट्स वी आर प्राउड के हमने इस चीज को, इस स्कैम को पकड़ा। अब बाकी जगहों पर भी तो ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है पाकिस्तान में या कहीं मुल्क से बाहर भी, तो वहां पर भी लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, इदारों को अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, हमें ये डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएगा कि कितना बड़ा नेटवर्क था इसके पीछे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इतने जबरदस्त आलात का इस्तेमाल होना डॉक्टर बनने के लिए, और अब जो ये पकड़े गए हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? इनकी ऑब्वियसली इस रिजल्ट को तो कैंसिल कर दिया गया होगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, सजा दी जा रही है? इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। हमने बच्चों को टेस्ट के शुरू में ही पकड़ लिया। अच्छा, शुरू में ही पकड़ लिया था, वेरी गुड। जी हाँ, ये हमारा एजाज है क्योंकि हमने चीटिंग नहीं होने दी। और वो बच्चे, सॉरी आपको मैं दोबारा कट कर रहा हूँ, वो बच्चों ने एग्जाम दिया फिर? नहीं, अच्छा, बिल्कुल उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। यस, एग्जाम से पहले ये कार्रवाई हो चुकी थी और चीटिंग नहीं हुई। चीटिंग के जो एक मंसूबा था उसको नाकाम बनाया गया है। इसके पीछे पूरा रैकेट था,
हम उसके अंदर जो है इदारे और जो हमारी बाकी पुलिस एंड ऑल दोज लाइक लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज हैं वो इसके अंदर प्रोविन कर रही हैं। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इन्वॉल्व थे इसमें, उनके हदायत के मुताबिक हमने एक कमेटी बना दी है और जी इसके अंदर कोई तकरीबन 210 बच्चे इन्वॉल्व थे। 210 एक अच्छी खासी मतलब तादाद है। लड़कियां भी थी और जैसे कि आपने कहा है कि ये सोच के अंदाज को बदलने की जरूरत है और सोच के अंदाज बदलना जो है वो कौम का फर्ज है। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, इदारों का रोल तो आता है वो भी है, लेकिन वही बात है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो फर्द के ऊपर काम करना, फर्द पे काम होगा, फर्द पॉजिटिव होगा तो आपने वजह फरमाया। डॉक्टर अनीला मुझे ये बताएगा कि आप लोगों ने इन्हें पकड़ा कैसे, कैसे आप लोगों को आइडिया हुआ कि ये कुछ हो रहा है और मतलब किसी की नजर पड़ी होगी ऑब्वियसली? हमें रात को खुफिया तौर पर इत्ला आ गई थी और मुझे आई थी और फिर मैंने फिर इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी काफी एक्शन लिया। हमारे चौधरी नदीम साहब हैं उन्होंने भी लाइक हदायत जारी कर दी। हमने जितने भी हमारे सेंटर्स पे थे और जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ईटा के इम्तियाज अयूब साहब, वो भी उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत एक्टिवली हमने इसके अंदर काम किया। अपने मराकज़ के अंदर जो है वो अपने बंदे जो थे उनको रीइंफोर्स कर दिया, उनको ज्यादा कर दिया, उनकी तादाद बढ़ाई। इसके अलावा हदायत जारी की कि ये चीज होने वाली है। तो अब डॉक्टर अनीला इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या इनको मुकम्मल तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है कि इम्तिहान अभी कभी दे ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास हर जगह पर लॉ में काफी चीजें ऐसी जहाँ लैकूने हैं, यानी वहां पे अब जब चीज सिचुएशन ऐसी आई है तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा लॉ होना चाहिए। तो जो अनफेयर मीन्स का जो वो है एक्ट है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हमारा जो ईटा है, ईटा का इदारा हमारा एक फॉर्मेट है जो कि हम बच्चों को अनफेयर मीन्स में जब कोई पकड़ा जाता है तो उसमें हम वो फिल करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस आगे बाकी प्रोविन करती है और इनको अदालत में पेश किया जाएगा। नहीं मुझे बताइएगा कि डिवाइसेस कौन कौन सी यूज हुई हैं? ब्लूटूथ यूज की है, पेन में कैमरा था, किस तरह ये नकल हो कैसे रही थी? ये ब्लूटूथ डिवाइस थी और इसका जो है वो एक छोटा सा मैं अब आपको आई डोंट नो, आई डोंट हैव एट द मोमेंट, एयरपीस होगा जी, वो फिर एयर प्लग लगाते हैं और उसकी कोई छोटी सी उन्होंने पेन उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई थी बच्चों की। तो मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए ये जो पेरेंट्स है इसमें पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व हैं। बच्चे तो 18-19 साल के थे, बच्चों से ज्यादा तो उनके वालिदैन को जो है ना वो सजा के हकदार हैं जिन्होंने कि अपने ऐसे बच्चों के लिए इस तरह की चीजें जो हैं डॉक्टर अनिला वो हैं हकदार। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा इस चीज की, क्योंकि एमडी कैट के एग्जाम्स थे, आगे जाकर के जो है वो इन्होंने डॉक्टर भी बनना है, आगे जाकर के इन्होंने चीजें संभालनी है, बहुत सारे मामलात हैं जो लोगों की जिंदगियां इनके हाथों में होंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि ये कितना सेंसिटिव और कितना रिस्की मामला है जो ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्चे को क्लियर करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो लाइक हमें यानी इस तरह की चीजों को डिस्करेज करना चाहिए। इसी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों ने फौरन सीएम चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्टिव्स पर फौरन इसकी कमेटी बनाई गई है और हमने आईटी बोर्ड वालों के साथ और बाकी हसास इदारों के साथ अब हम इसके ऊपर ये करने जा रहे हैं कि एक तो हुआ क्या, पीछे कौन लोग हैं, वो खुफिया ग्रुप कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है और यहाँ तक सिर्फ यहाँ नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। सो यहाँ पर तो हम लोगों का ये एजाज है कि हमने इनको पकड़ा है बेशक, और हम इनके थ्रू जो है ये उस नेटवर्क को हमने एक्सपोज किया है। अब ये कब से हो रहा है अच्छा, दूसरा मैं चाहती हूँ डॉक्टर नीला, अभी आपको तो खैर ये खुफिया तौर पर किसी ने इतला दे दी तो लिहाजा आपके नजर में ये सारा मामला आ गया, लेकिन इम्तिहानी मरकज में जब बच्चे दाखिल होते हैं तो क्या उनको प्रॉपर चेक किया जाता है कि उनके कानों में, उनके कपड़ों में या उनके जूतों में, उनके हाथों में कोई ऐसी चीज ना हो? डिटेक्टर्स हैं, डिटेक्टर्स पे चेक किया जाता है, लेकिन अब जैसे अब क्योंकि हमने ये एक चीज हमने पकड़ ली है तो अब हम विल बी मोर कॉन्शियस एंड विल बी लाइक पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स। अब इसके ऊपर हम और काम करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी फ्यूचर में हमारा इदारा जो है अब हम लोग अपने जैमर्स ले लें
और ऐसे जैमर्स के जो बिल्कुल इन चीजों को मोबाइल ब्लूटूथ के सिग्नल जो है उसे जैम कर दें। बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, आपने काफी जोर दिया डॉक्टर अनिला, आपकी बातों से मुझे अंदाजा लगा है कि आपने माँ बाप के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया है कि असल मुजरिम वो हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें इन बच्चों ने इस्तेमाल की है। तो जब ये कार्रवाई आप लोग शुरू करने लगे हैं तो इस कार्रवाई के अंदर आप वालिदैन को भी दाखिल करेंगे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इस हिसाब से तो आपको करनी चाहिए। ये माशरती एक मतलब अमल है जिससे मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि हम लोग भी पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट करता है वो बच्चा करता है। अगर आज मैं अपने बच्चे को जो है सही और गलत की तमीज सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम से वो एथिकल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन खत्म हो गई जो हमारे जमाने में थी। सो सिर्फ अपने बच्चे को इस चीज का माइंडसेट देना, ये जहन देना कि आपने पैसे कमाने हैं, आपने पैसे कमाने की मशीन बननी है, इसके बजाय अगर हम अपनी औलाद को ये तरबियत करें और उनके अंदर ये उनकी नर्चरिंग करें, उनके नशोनुमा करें कि उनके माइंड के अंदर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग करने की हम चीजें डालें, तो उसमें वालिदैन भी करेंगे और इदारे भी करेंगे। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम तो एक बात की बात है, पहली एजुकेशन सिस्टम तो माँ है, पहली एजुकेशन सिस्टम तो घर है, घर से आपने शुरू करना है। अब घर के अंदर वालिदैन ही जब सारा वक्त गैजेट्स पे रहेंगे और अपने बच्चों को वो टाइम नहीं देंगे कि जो बच्चों का हक है उनके साथ बैठना, उनकी दिलजोई करना, अच्छी बातें बताना, तो दूसरा जब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे इस तरह के कामों में, तो ये इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि बस डॉक्टर बनना है एनी हाउ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिला दुनारी साहिबा, आप हमारे साथ ही और एक मरतबा फिर आपको कांग्रेस के आपने जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो कारनामा अंजाम दिया और चीटिंग होने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले ही जो है वो आपने इन लोगों को रोक लिया, क्योंकि आगे जाकर के ये किसी की भी जिंदगी से खेल सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव है। बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताया जा रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, तो बोल्ड प्रेडिक्शन पे चलते हैं। उनसा शाह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा उनसा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम जरा क्रिकेट पे बात कर लें। तो मैच की प्रेडिक्शन लेने से पहले मुझे ये बताएगा कि बाबर आजम के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कैप्टनसी पर काफी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी डाउट्स हैं, तो क्या उनके कार्ड्स बता रहे हैं आगे आने वाले मैचेस में वो कैसी उनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे? देखिए यहाँ पर जो है ना हर्मिट का कार्ड है, तो जो बातें बन रही हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं, तो हर्मिट की एनर्जी है, तो उसमें तो इन खामोशी अख्तियार करेंगे। कोई भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे बाबर आजम, कोई शायद उनके पास कोई जवाब है भी नहीं ना, तो खेल के तो जवाब देंगे ना, अपने बल्ले से तो जवाब देंगे। हाँ, बल्ले से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो अपना 100% देने की तो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो मैचेस अभी श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है जी। अच्छा, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफी चांसेस हैं वैसे पाकिस्तान के, लेकिन श्रीलंका की जो टीम है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी टीम है, तो अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही। श्रीलंका वाले भी कम नजर अच्छा, नहीं आ रहे। उनसा ने कल ही बता दिया था कि इंडिया मैच जीतेगा और पाकिस्तान मैच हारेगा। कार्ड्स इंडिया के स्ट्रांग थे। वेरी गुड। नहीं, स्कोर भी उनका स्ट्रांग था। बिल्कुल, कार्ड भी स्ट्रांग थे, स्कोर भी बड़ा स्ट्रांग था जी। 556 रन करने के बाद तो हम देखने 356 रन करने के बाद देखने के बाद ही हम थक गए थे। हमने कहा ठीक है, बहुत हो गया, 2 दिन में तो इतने बनते ही हैं। हाँ, अच्छा, तो आज आप बता रही हैं कि पाकिस्तान के चांसेस है जीतने के आज का मैच? नहीं, कल है मैच। कल मतलब जी। नेक्स्ट। हाँ, तो आज कल जो मैच है उसमें पाकिस्तान के चांसेस तो नजर आ रहे हैं, मतलब पूरी एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन श्रीलंका भी अच्छा खासा स्कोर करेगी। अच्छा, वैसे आपको पता है कि सारिशा 80% चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हो गई तो फिर एक पॉइंट के साथ मैं ये सोचूंगी फिर कि अल्लाह करे कि फिर हमें भी रिजर्व डे का मौका मिले ना। नहीं मिलेगा, रिजर्व डे अनाउंस नहीं हुआ है। ये एसीसी की जबरदस्त किस्म की घटिया सी पॉलिसी जो कि जय शाह ने बनाई, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करते हुए उन्होंने एक रिजर्व डे दिया है, बाकी और किसी टीम के लिए कोई रिजर्व डे अनाउंस नहीं किया। इन्होंने क्रिकेट को खराब कर दिया, इवेंट ही खराब कर दिया। एनी हाउ, अच्छा अब उनसा फिर आप ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जीतेगा नेक्स्ट मैच में? जी, काफी चांसेस तो हैं पाकिस्तान के जीतने के, 60% चांसेस हैं। ओके, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है, यानी आपके कार्ड जो हैं वो इस वक्त कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं।
जी बाबर आजम भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी टीम भी एफर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना श्रीलंका की टीम भी कोई कम नहीं है। श्रीलंका की टीम जो है सही। अच्छा, और शाहीन शाह अफरीदी मेरा ख्याल है कि अनफिट ही आगे अपना हनीमून मनाएंगे, उनकी शादी भी है। यहाँ पे देखिए, लास्ट जो मैंने एक प्रेडिक्शन की थी शायद आपके चैनल पे किसी और थे, उस सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, तो इस वक्त उनके माइंड में ना शादी शायद सवार है। तो नहीं अब ये देखें उनसा ये ज्यादती हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा जो है ना बड़ा बेहतरीन चीता है शाहीन शाह अफरीदी जो है, हमें बड़ा फख्र है उसके ऊपर। वो बेचारा अनफिट है और फिर शादी भी अनाउंस हो गई है, तो मेरे ख्याल में इसे पर्सनलाइज नहीं करते। और हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है ये दोनों भी अनफिट है, इनकी तो शादी भी नहीं हो रही बेचारों की। और इनका क्या है, मतलब हारिस की तो हो गई है, नसीम की नहीं हो रही, बेचारी उर्वशी रौटेला रोज उनकी। जब मैं बताऊं आपको फहीम, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं उसको हम पर्सनली लेते और शाहीन के बारे में ऐसी बात नहीं करते, बिल्कुल नो डाउट हमारा प्राउड है वो, और हमें बड़ी तवक्कुआत थी उनसे। चलिए अभी भी है, मतलब आज दिन नहीं था, ये दिन नहीं था, ठीक है। अच्छा, वैसे आप देखें ना, आप ग्राउंड को क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप एसीसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे? आपने रिजर्व डे दिया है, मॉइस्चर मौजूद है वहां पिच के ऊपर। जैसे ही हमारे बॉलर्स ने अटैक शुरू किया, 24वें ओवर के अंदर 140 पे रोका हुआ था, 2 विकेट्स गिरा दी। विराट 6 रन बना चुके थे 16 बॉलर के ऊपर, कंफ्यूज नजर आ रहे थे, गिल कंफ्यूज नजर, राहुल जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। आप उन्हें बारिश की वजह से रिजर्व डे मिल गया। एनी हाउ, लेकिन फहीम वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप भी बड़ा क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं कि छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, इनका तजुर्बा भी नहीं था, इनको मौका मिल गया। नसीम शाह की उम्र हार्डली 19-20 साल होगी। आप श्रीलंका की टीम को देख लें, इस हवाले से श्रीलंका की टीम को खेलना ही नहीं चाहिए। उनकी टीम के अंदर 24 साल से बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो सारे कॉलेज के लड़के आए जो कि खेलने के लिए आए। कॉलेज की टीम थी जो नेशनल टीम बन चुकी है। लड़कों का ही है मसला, लड़कों का नहीं, मसला सिचुएशन और कंडीशन का है। आप जो पिच तैयार करके देंगे उस पर खेलेंगे। आपने कोलंबो में पाले केले के अंदर खिलाया है। हारिस के बारे में और नसीम के बारे में बताइएगा, कार्ड्स क्या कह रहे हैं? हारिस के जो कार्ड है, यहाँ पे दोनों के जो कार्ड है, नसीम शाह का भी कार्ड है क्वीन का, यहाँ पर हारिस का भी कार्ड क्वीन का है। तो मैं ये कह रही हूँ अच्छा, नसीम शाह, माफ कीजिए, नसीम शाह के कार्ड पे देखिए क्वीन की जगह उर्वशी रौटेला की फोटो तो नहीं बनी हुई? नहीं, अब देखिए बात ये है कि कार्ड्स तो सारे प्लेयर्स के बहुत अच्छे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बाबर आजम का कार्ड बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ तो वेदर की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, और यहाँ तो टेक्निकली कोई पिच वगैरह का कोई इशू है जिस वजह से उनकी जो है परफॉर्मेंस मुतासिर। अच्छा, शाहीन वर्ल्ड कप खेलते नजर आ रहे हैं? वर्ल्ड कप हारिस का भी बता दें। खेलेंगे तो सही जी। कार्ड के हिसाब से यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो खेल तो सब खेलेंगे। अच्छा, हारिस और नसीम का भी जल्दी से बता दें, ये दोनों खेल रहे हैं वर्ल्ड कप? कौन? हारिस और नसीम। जी, यहाँ पर देखिए ना, हारिस के लिए फिर किंग का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो खेलेंगे वो। और नसीम शाह भी खेलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थी। और हारिस का तो हमारा भी अब क्लियर आ चुका है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए, मेरा ख्याल है इजाजत ले लेते हैं। बिल्कुल जी, अभी जो है वो हमें जाने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।